हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज मैं साइंस के क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ। साइंस में जो प्रश्न आने वाले हैं आपके वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आगामी जो भी एग्जाम हमारा होने वाला है, हमारा जो एग्जाम होने वाला है लेखपाल का होने वाला है। इसमें 8,085 वैकेंसी है, सही है। उसके बाद यूपी प्लस की भी वैकेंसी आने वाली है, 26,000 समथिंग बताई गई है उसमें भी। और ग्रुप डी की तो आपको पता ही है 1 लाख से ऊपर वैकेंसी है, उसमें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और सीबीटी 2 जो देने वाले हैं एनटीपीसी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। और इवन आप सुपर टेट का भी अगर एग्जाम देने वाले हैं तो ध्यान रखना उसमें 10 नंबर की आपकी साइंस आएगी। तो जितने भी अगले एग्जाम होने वाले हैं उन सारे एग्जाम में साइंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और उसमें मैं आपकी पूरी मदद करने वाला हूं। तो हमारी वीडियोस रेगुलर देखते रहिएगा और आपको कहीं ना कहीं साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए आज मैं आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का अभ्यास कराता हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताऊंगा। चलिए तो पहला डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा हम। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर अगर खड़ा हुआ है और वह गहरी सांस अंदर के लिए लेता है तो उसकी रीडिंग पर, तो तराजू की जो रीडिंग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बताएंगे जब भी कोई व्यक्ति अगर कहीं संवेदनशील तराजू पर खड़ा हुआ है और वो अंदर की ओर गहरी सांस लेता है तो उसकी रीडिंग हमेशा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसका वजन क्या है, कम दिखाएगा, वो कम दिखाएगा, सही है। चलिए अगली बात करते हैं। तो अगला बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो कह रहा है आपका कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत देखें तो अपकेंद्रण है। क्या है, अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण में क्या होता है, यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना वॉशिंग मशीन तो कार्य उस पर करती ही करती है, साथ ही साथ अगर दूध से मक्खन बनाना हो तो वो मशीन जो होती है वो भी कहीं ना कहीं इससे कहीं कार्य करती है। दूध से मक्खन, दूध से जो मक्खन बनाती है, मक्खन, वो मशीन भी किस पे काम करती है, तो अपकेंद्रण पे ही काम करती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कभी कभी क्या होता है जो गोल गोल घूमने वाले मेले में जो हमारे पास क्या होते हैं, झूला होते हैं, उन झूलों पे जब भी हम बैठते हैं तो बाहर की ओर हमें धक्का सा महसूस होता है। वो धक्का भी हमें अपकेंद्रण कारण ही लगता है। मतलब अपकेंद्रण बल जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है, इसे हम छदम बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छदम बल भी कहते हैं इसे हम। और इसे हम छदम बल और साथ ही साथ आभासी बल भी कहते हैं। सही, आभास होता है ये, आभासी बल भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आभासी बल, सही है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये किसके कारण होता है ऐसा, तो बताएंगे आप छदम बल के कारण, सही है, यानी कि अपकेंद्रण के कारण, अपकेंद्र बल होता है, सही, अपकेंद्र बल। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं जरा। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला देखते हैं प्रश्न जरा हमारा क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशियों की पहचान जैसे 90% तो आपको वहीं से मिल जाएगी कि कोई भी अगर राशि है और उसमें बा आ रहा है तो हमारे पास वो ज़्यादातर क्या मिलेगी, सदिश राशि मिल जाएगी। लेकिन सदिश राशि की जो हमें एग्जाम, जो हमें मतलब परिभाषा देनी है वो सीधा सीधा ये देना है, वे राशियाँ जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। दिशा, सदिश मतलब दिशा के साथ, परिमाण तो होगा ही होगा लेकिन दिशा भी होगी साथ ही साथ में। तो विस्थापन, वेग और बल, ये तीनों ही ऐसी राशियां हैं जिनमें क्या है, इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी सदिश राशियां हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं आयतन की, तो आयतन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगी। तो हमारा आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, तो हमारा आंसर इसका चौथा हो जाएगा। पूछ रहा सदिश राशि नहीं है, तो नहीं है तो आयतन नहीं है, बाकी तीनों हमारे पास सदिश राशियां ही है, सही है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि कौन सी राशि सदिश राशि है। तो सदिश राशि है, देखो यहाँ पर दाब, ऊर्जा और कार्य, ये तीनों की तीनों राशियां हमारे पास कैसी हैं, अदिश राशियां हैं, अदिश राशि हैं। और यहाँ पर बात करें संवेग की, संवेग यानी मोमेंटम जो हमारे पास है, इसलिए हमारे पास कैसी सदिश राशि है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास एक हो जाएगा, सही है। इसका आंसर हमारे पास एक हो जाएगा, संवेग। और ध्यान रखिएगा दाब और वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत, ये दोनों ही विद्युत धारा जो हमारे पास है, ये दोनों ही क्या हुई, ये कहीं ना कहीं दोनों की दोनों अदिश राशियां हो गई, सही। ये दोनों ध्यान रखना, वैद्युत धारा होगी हमारे पास और दाब, ये दोनों ही बात तो आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है, अदिश राशियां, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो अगला कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। अगर दोनों का हम वेग का और संवेग का दोनों का अगर हम देखें अनुपात, तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी। तो मैंने कहा संवेग बराबर होता है हमारे पास द्रव्यमान इंटू
वेग, ठीक है, ये होता है हमारे पास। यानी कि हम बात करें तो संवेग जो होगा और इसका अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए दोनों का। तो वेग हम नीचे ले आएंगे और वेग अगर यहाँ पे ले आते तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये द्रव्यमान बन जाएगा आपके पास, द्रव्यमान, सही है। तो ये द्रव्यमान बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास बात कौन सी है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि P बराबर mv होता है, ध्यान रखिएगा सारे लोग, सही है, P बराबर mv होता है। और अगर हम देखेंगे तो हमारे पास m बराबर P/v आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया द्रव्यमान। चलिए मास की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कि बल गुणनफल है। तो बल हम बताते हैं क्या होता है, F बराबर ma, F बराबर ma, यही तो होता है। तो हो गया क्या, हमारे पास द्रव्यमान हो गया ये, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया, त्वरण हो गया, त्वरण, त्वरण हो गया, त्वरण। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको कि जहाँ पर त्वरण भी हो और द्रव्यमान भी हो। तो मैं क्या, त्वरण और द्रव्यमान का अगर हम देखें हमारे पास क्या होगा, गुणनफल होगा क्या, बल। तो बल हमारे पास अगर पूछे किसका गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, सही है। चलिए यानी F बराबर m आप जानते ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण से आशय क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण से आशय जो है उसमें क्या है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ये क्या है हमारे पास, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ये आशय है उसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अच्छा पीछे का क्वेश्चन रह गया हमारे पास एक। चलिए तो इस क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, ये क्वेश्चन एक रह गया हमारा। क्या कह रहा है वो, चलिए ये, चलिए कह रहा है हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं की ऊर्जा जो होती है वो किसमें होती है आपकी, तो हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा में होती है, ध्यान रखिएगा। जब हमारी हवाएं चलती हैं तो उस समय गतिज ऊर्जा ही चल रही होती है। तो हम बताएंगे हवाओं में जो ऊर्जा होती है उसको हम केवल गतिज ऊर्जा कहते हैं, सही, केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अगले पास ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखना अगर कोई व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है और गाड़ी भी स्टेबल है, जैसी गाड़ी चल रहा है या ट्रेन चल रहा है स्टार्ट होती है तो वो व्यक्ति स्टेबिलिटी चाहता है, उसका ऊपर वाला धड़ जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है और एकदम से चल लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो पीछे की ओर झुक जाता है। कहीं ना कहीं वो स्थिरता का जड़त्व होता है, वो स्थिर रहना चाहता है, स्थिर रहना चाहता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ जाती है गाड़ी, तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है, सही है। तो ये क्या हुआ आपका, स्थिरता का जड़त्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना कि जो बर्फ होती है बर्फ में घर्षण कम होता है और जबकि सड़क में घर्षण ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो पहला कह रहा है बर्फ सड़क से सख्त होती है, ये कोई बात नहीं। सड़क बर्फ से ज्यादा सख्त होती है, ये भी कोई बात नहीं। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऐसा भी नहीं है। तो कह रहा है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बर्फ होती है उसमें घर्षण कम होता है और सड़क में घर्षण ज्यादा होता है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 4। इसी वजह से हमें जो है बर्फ पर चलना थोड़ा कठिन हो जाता है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। हाँ ये हो गया हमारे पास, दोनों क्वेश्चन हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कहूँगा अगर मेरे पास वेग को दोगुना कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या के बराबर क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम देखते हैं हाफ तो ये हो गया हमारे पास, m ये हो गया हमारे पास, और दुगना कर दें इसको तो अगर 2 भी कर देते हैं उसकी जगह पे तो 4 भी हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, ये तो हो ही जाएगा इनटू में ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा आपकी कितनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुना हो जाएगी। जब भी आपकी चलती हुई कोई वस्तु है, गाड़ी है, अगर उसके वेग को हम दुगना कर दें इसका मतलब हमारे पास जो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, सही है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं जरा। कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। तो ध्यान रखना जो आपका जड़त्व होता है वो कहीं ना कहीं द्रव्यमान होता है और जो आपके पास बल होता है वो क्या, भार कहलाता है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल नहीं परिवर्तनीय होता है, द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा आपका, और जबकि स्थिर भार जो है स्थिर नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा भार स्थिर नहीं रहेगा आपका।
और द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये बात सही कह रहे हैं ये, कि जो द्रव्यमान होता है वो आपका स्टेबल रहेगा हमेशा, और साथ ही साथ क्या होगा, जो भार है, जो बल है आपका, वो कम 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 होगा या बढ़ेगा, तो ये कुछ ना कुछ होता रहेगा उसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही कहता है कि यदि किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे तब तक वो गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगी, और स्टेबल है यानी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा। चलिए पहला आंसर बिल्कुल सही है इसका। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो इसमें क्या है, अगर मैं पीछे की ओर एक्शन करूंगा तो रिएक्शन मुझे आगे को मिलेगा, इसका मतलब एक्शन रिएक्शन का है तो तृतीय नियम होता है ये। सही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अगर आपसे पूछा है तो आप बताएंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो तीसरा नियम है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है आपको ये पेपर में मिलने ही वाले हैं। ध्यान रखिए, यहाँ से आज क्लास से कम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो 20 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन मिल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही, चलिए अगला देखो, कह रहा है बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम में। तो बल की परिभाषा F बराबर एम ए जो है, F बराबर एम ए, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो कहीं ना कहीं उसके फोर्स के बराबर होती है। तो ये बात कहता है गति का दूसरा नियम। सही है, कौन कहता है, गति के दूसरे नियम से ही बल की परिभाषा परिभाषित होती है, ध्यान रखिएगा। सही, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम, तो पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जड़त्व का नियम, ध्यान रखिएगा। तो पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं पहले नियम को। तो जड़त्व का यानी ये हमारे पास जड़त्व का नियम हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है, तो प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा, ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक है आपका। और इसका सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछे तो पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर आपसे पूछा है तो आप क्या बताएंगे, पारसेक। सही है, ये दोनों बात याद रखना, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, ये कोई समय का मात्रक नहीं है, और पारसेक भी आपका किसका मात्रक है, तो ये भी आपका दूरी का ही मात्रक है। सही है, चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा, ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जरा। कह रहा है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट ध्यान रखिएगा हमेशा, रॉकेट जो है आपका वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही करता है। तो आपका मतलब इसका हो गया न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम बिल्कुल सही आंसर होगा। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर वर्क करता है, कौन से नियम पे, तो आप बताएंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। तो हमारे पास क्या हो जाता है, तृतीय नियम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, यकीन मानिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्रिकेट का खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी जब जो है तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथों में पीछे की ओर खींचता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, उससे बॉल जो है ना, बॉल ये तो बॉल विश्राम की अवस्था में आ जाती है। तो बॉल क्या होती है, विश्राम की अवस्था में आ सकती है, इसलिए वो ऐसा करता है। इससे क्या हो, हथेलियों पर चोट नहीं लगेगी, क्योंकि अगर सीधा सीधा वो गेंद को अगर पकड़ता है और सीधे सीधे उसके नीचे को नहीं खींचता है तो उसके क्या होगा, पीछे की ओर ना खींचने पर क्या होगा, उसकी हथेली फट भी सकती है। इसीलिए क्या करता है, पीछे की ओर खींच लेता है उसको। सही है, और साथ ही साथ आप देखना अगर गाड़ी वगैरह में शॉकर जो लगाए जाते हैं, शॉकर भी क्या प्रभाव पड़ता है, तो शॉकर पे भी प्रभाव यही पड़ता है कि शॉकर भी इसी कारण लगाए जाते हैं, जिससे कि किसी भी जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो बैठने में। सही है, झटके लग सकता है उसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है तो पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। बिल्कुल गलत बात है, पदार्थ की कोई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। अगर वो यहाँ भी 60 kg का है तो ऊपर भी चंद्रमा पर भी 60 kg का ही रहेगा। कह रहा है भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल सही बात है, उसके भार में परिवर्तन आता है। भार एक बल है और उसके भार में ही परिवर्तन आता है, इसका मतलब उसका भार 1/6 रह जाता है। सही है, अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है, 60 किलो का है पृथ्वी पर और वो चंद्रमा पे जाता है तो उसका 1/6 यानी कि 60 का 1/6 करेंगे तो 10 kg का 10 न्यूटन का रह जाएगा। यहाँ पे 10 न्यूटन लिखेंगे आप, केजी होगा तो सेम रहेगा आपका। सही है,
तो 60 न्यूटन की अगर कोई वस्तु है वहाँ पे जाके के बाद वो 10 न्यूटन की रह जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भार तो घट जाता है परंतु जो मात्रा है वो अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल भी आपकी चेंज नहीं होती। बाकी ये भी आंसर भार और में परिवर्तन हो जाता है, गलत हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो भी तो बात में ध्यान रखनी है। मात्रा और भार दोनों में कमी हो जाती है, गलत बात है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सबसे सुटेबल आंसर आपका जो मिलने वाला है वो सेकंड नंबर का मिलने वाला है। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन हुआ हमारा, और जो है आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। और साथ ही साथ थोड़ा सा हमारे चैनल को शेयर करना है आपको, और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। सही है, तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है, और हम भी जो है ढंग से जो है वीडियोस बनाएंगे, रेगुलर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपका जो सपोर्ट हमें बहुत चाहिए। अगर आप सपोर्ट अच्छे से नहीं करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। तो लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।